3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अति आवश्यक सेवाओं में शुमार रोडवेज बस स्टैंड का इंक्वायरी फोन पड़ा है बंद। बीएसएनएल को शिकायत करने के बावजूद 2 दिन से नहीं हुआ दुरुस्त फोन। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर इंक्वायरी के लिए लगाया गया बेसिक बीएसएनएल फोन पिछले 2 दिन से बंद पड़ा है, जिससे हजारों यात्रियों को पूछताछ व जानकारी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीबीएस अजमेर लोकेंद्र जांगीर ने बताया कि उनके और ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा लगातार बीएसएनएल को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बीएसएनएल की ओर से डीपी जलने की जानकारी दी गई, जिसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे रोडवेज बस स्टैंड पर इंक्वायरी करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अति संवेदनशील व आवश्यक सेवाओं में शुमार फोन को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए। बस स्टैंड का फ़ोन कल शाम को 5:30-6 बजे से बंद है, जिसकी जानकारी हमारे ड्यूटी ऑफिसर द्वारा बीएसएनएल विभाग को दे दी गई है। उनके द्वारा ये बोला गया है कि भाई कोई डीपी है बस स्टैंड की जिससे हमारा टेलीफोन लाइन जुड़ा हुआ है, वो जल गई है और उनके पास में कोई लेबर वगैरह नहीं है जिससे कि वो ठीक नहीं करा पा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए बस स्टैंड अजमेर एक महत्वपूर्ण जगह है जिसके ऊपर इंक्वायरी का फ़ोन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि लोग बस स्टैंड आके बसों की सूचना तो लेंगे नहीं। इंक्वायरी के फ़ोन के माध्यम से 90% लोगों को सूचना मिलती है और ऐसे में अगर बीएसएनएल वाले अगर ये डीपी वगैरह ठीक नहीं कराते हैं तो ये बहुत संवेदनशील बात है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा डेजी शाह ने चूमी ख्वाजा की चौखट। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में फूल चादर पेश कर मांगी दुआ। बॉलीवुड की फिल्म अदाकारा डेजी शाह ने शुक्रवार को ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फूल चादर पेश कर फिल्मों में कामयाबी के लिए दुआ मांगी। खादिम सैयद लियाकत हुसैन आगाई ने डेजी शाह को दरगाह ज़ियारत कराकर चुनरी उड़ाई और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। डेजी शाह ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। गौरतलब है कि फिल्म जय हो में सलमान खान के साथ अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने के बाद मशहूर हुई डेजी शाह ने अनेक फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध किया। डेजी शाह के ख्वाजा की दरगाह पहुंचने की खबर से उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। कुछ देर दरगाह में रुकने के बाद डेजी शाह वापस जयपुर के लिए कूच कर गई। अस्सलाम वालेकुम। आज सरकार हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में फिल्म कलाकार डेजी शाह, जो कि बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, एक्टर हैं, गरीब नवाज की बारगाह में उन्होंने हाज़िरी की और अकीदत के फूल व चादर सरकार में पेश किए और आने वाले उनके करियर के लिए मनोकामनाएं मांगी, मन्नत मांगी सरकार के अंदर। आज दिवाली थी, दिवाली के मौके पर इतने शुभ अवसर के ऊपर सरकार हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में उन्होंने दर्शन किए और सबके लिए दुआएं मांगी और सबके लिए दुआएं मांगी। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं कि उनको आगे खूब कामयाबियां मिले, खूब कामरानी हो, कामयाब खूब अच्छा करें वो अपनी लाइफ के अंदर। शुक्रिया। दीपावली के दूसरे दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व। यूपी के लोगों ने शाम को सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना। मान्यता के मुताबिक दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट और शाम को गोवर्धन पूजा की प्रथा चली आ रही है। शुक्रवार को यूपी के लोगों ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। प्रचलित कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर किया था। तब से ब्रज के लोग गोवर्धन पूजा करते आ रहे हैं। इस दिन घर की महिलाएं गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाती हैं, जिसे खील पतासे व फूलों से श्रृंगारित किया जाता है। शाम को घर के पुरुष भगवान गोवर्धन की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और पुरुष लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद घर के छोटे अपने बड़े और बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घरों में नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद ही सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरा मानवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर
मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना है तो गोवर्धन की ना माने मेरो मनवा, अरे साथ सेन की बनी काली, साथ सेन की बनी काली, जय गुआ के ठाकुर नीर नामा की मेरो मनवा। देखिए, हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का। दीपावली के अगले दिन हम लोग सुबह अन्नकूट बनाते हैं। अन्नकूट में पता होगा आप लोगों को शायद कि हम सभी तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी मेवाएं हैं, उन सबको मिश्रण करके, है ना, और सुबह अन्नकूट बनाते हैं, बाजरा बनाते हैं। फिर उन सब से हम सुबह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का भोग लगाते हैं और उसके बाद में फिर हम शाम को जब सारा काम हो जाता है, उसके बाद में भगवान श्री गोवर्धन बिहारी लाल की प्रतिमा बनाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में हम सब पूरा परिवार मिलके बनाता है और इसमें 3-4 घंटे लगते हैं हम लोगों को बनाने में। ये इसमें बहुत बड़ी श्रद्धा का प्रतीक है कि कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था और जिस तरह से उन्होंने उनकी रक्षा की थी गोवर्धन के लोगों की, उसी प्रकार से वो हमारी भी रक्षा करें और हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया को बनाए रखें। इसलिए हम लोग उनकी प्रतिमा बनाते हैं और सब मिलकर के बहुत खुशी धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। शाम के टाइम हम लोग पूजते हैं। काफ़ी लोग घरों में सुबह भी पूजते हैं, पर हम लोग शाम को पूजते हैं। गोवर्धन पूजा कुछ लोग सुबह करते हैं, यहाँ पे शाम को मनाते हैं। हमारे आसपास में रहते हैं, ये बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। इसमें इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। इन्होंने पर्वत उठाया था जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगे रहते हैं और वर्षा के लिए ये इंद्र देवता अहंकार था उनको, तो नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था और इसलिए हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, उनके अहंकार को ख़त्म करने के लिए। अपनों की सताई 74 वर्षीय एकल महिला सड़क पर बिता रही है जीवन। नसीराबाद रोड 7 पीपली बालाजी मंदिर बस स्टैंड पर कई दिनों से बैठी है मिस राजेश्वरम कुमारी। अपनों की सताई एक 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो अपना नाम मिस राजेश्वरम कुमारी बताती है और राजपूत समाज से अपने आप को बताते हुए कहती है कि जिसने मेरे साथ यह किया वह भी यहीं भोगेगा। जितनी बातचीत हॉरिजन हिंद न्यूज़ के कैमरामैन नरेश गौड़ ने उनसे की, उससे लगा कि वह ना तो वृद्धाश्रम में रहना चाहती है, ना ही उन्हें किसी की सेवा और सहायता की ज़रूरत है। स्वाभिमानी महिला किसी के भी ज़्यादा पूछताछ करने से चिढ़ जाती है। ऐसे में पता चला कि उन्होंने जयपुर के टैगोर पब्लिक स्कूल में अध्यापक की नौकरी भी की। उनकी सेवा और सहायता के लिए पहल एक सेवा से शैलेश गर्ग, समाजसेवी आरती चौहान, कुशाल तोमर ने काफ़ी समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की बात सुनने को राजी नहीं। उनके पास में पैक्ड फूड भी है और पैक्ड पानी की बोतलें भी। अपना घर गृहस्थी का सारा सामान सड़क किनारे लेकर बैठी इस बुज़ुर्ग महिला की सेवा करने के लिए अगर इस खबर को देखने के बाद कोई समाज सेवी या एनजीओ इस बुज़ुर्ग महिला की मदद कर सके तो करके देखे। सर्दी के मौसम में ऐसे सड़क किनारे जीवन गुजारना जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा चीज होके तो नहीं पड़ी कि पागल कहलावे, ऐसे मुझे बहुत लोगों ने पागल। मैं राजस्थान के सारे आश्रमों में गए तो उनको आज भी पकड़ नीचे रात के 11 बजे जब मैं होंगी 40 की उम्र, आज की थोड़ी। सब मैंने कहा जो मिले मैंने कहा तुम आश्रम करो, वो नरक है नरक जामा काम जो है। आप देखो वृद्ध आश्रम नाम है, अरे आप बच्चे आपसे जवान मियाँ बीवी के बोलो आश्रम में जवान मियाँ मतलब शायद MC भी होती है, माहवारी भी होती है दूसरा। वो वृद्धाश्रम का मुझे एक तरह से लोग बात मुफ्त का बढ़िया डोनेशन का कुछ फॉरन वाले का डोनेट करे, अरबपति वो माल खाते पड़े और गाली गलौज कर। मुझे कहा क्या बोल कुत्ती रात में, तो कुत्ती तो फिर भी समझदार पापा पर जो कुछ पाई उसमें लोगों की नज़र में तो बहुत एजुकेटेड कहलाती है। मैं कहती हूँ भगवान को मैं एजुकेटेड, मेरे को 10वीं की 8वीं की हो नहीं पर बोल ले तो कुछ वही है। मुझे यहाँ के कोई लोगों ने आपको देखा है तो मैं वो मुझे भी फोन किया कि यहाँ पर कोई लेडीज है तो आते हैं खाना ले रहा हूँ। मैं
तकलीफ करते हैं। अभी एक लेडीज और एक बच्चा भी आया था, मुझसे पूछा क्या है माता जी, मुझे भी नहीं पता, मैं आया हूँ तो आपके लिए दूध की थैली और पानी की बोतलें वगैरह लाए थे। मेरा दुख लगे मुझे सब बड़ा पड़ा। आप खोल कर, मैं इसको खोलना चाह रही थी, खोलूं मैं फिर मेरी उंगलियों को जोड़ नहीं मैं किया। खोल के दूँ, पानी पियो तो आप? नहीं, पानी तो भरी पड़ी और पानी वानी तो पियो आप, खाना है ना। नहीं, पानी तो फिर यूरिन का प्रॉब्लम आवे। दिन में रात को तो जाकर उतर कर आती है, दिन में आई तो मुश्किल हो जाती। बहुत सही बात है, कपड़े खोल के बैठ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये सातगिली बालाजी जी मंदिर के पास एक बस स्टैंड है, यहाँ 3-4 दिन से एक लेडी पड़ी हुई है, उनको खाने वाने के लिए भी पूछते हैं सब चीज़ के लिए, पता नहीं घरेलू परेशानी है उनको या क्या है। काफ़ी जना यहाँ मदद कर रहे हैं, खाने से पैसे से भी उनको, लेकिन वो पैसे दे देती हैं, अपने कुछ बताती नहीं है। और आज अब मीडिया वालों को भी हमने बुलाया, भाई किसी के घर की हैं, कहाँ की हैं, एड्रेस भी कुछ नहीं बता रही हैं, कह रही हैं आप ज़्यादा अगर करोगे तो मैं हाथापाई पे उतर जाऊँगी, ये है वो है। वो मानव धर्म होने के नाते, और मैं भी एक पहल सेवा सामाजिक संस्था से हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा मेरा घर सामने ही पड़ता है, तो नो रेस्पॉन्स। अब इसको वृद्धाश्रम वालों को ही बुलाया, आज वो आएंगे भाई साहब। वृद्धाश्रम के लिए क्या बोलती है? नहीं जाना मेरे को, नहीं जाना। बच्चे कितने हैं कुछ नहीं बताती हैं। एक बीइंग ए लेडी, थोड़ा सा आप लोगों के उससे मीडिया के माध्यम से कुछ भी अगर इनकी हेल्प हो जाए तो अच्छा है। आज पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। इनके लिए खाना लेके आए थे मानव धर्म के कारण, तो बट ये खाना भी नहीं ले रही है, पानी की बोतल भी नहीं ले रही है ये, और कुछ बता भी नहीं रही है अपने बारे में कि हमारी इस तरह से मदद करो, ऐसा कुछ बता भी नहीं रही है। 4-5 दिन से कोई वैन के अंदर गाड़ी में उसको बुढ़ी सी औरत है, इसको और शाम को 6:30 बजे करीब इसको उतार के गए, सामान वगैरह सारा इसका यहाँ मंदिर सातगिली बालाजी मंदिर के यहाँ उतार के चले गए। फिर हमसे पूछताछ करी हमने उससे, तो उसने कहा मेरे को एक रिश्तेदार आएंगे तो वो उनके साथ जाऊंगी मैंने कहाँ जाना है कि नहीं, उनको गाड़ी वालों को बता रखा, टैक्सी वालों को, वो लेके जाएंगे। फिर हमने खाना वगैरह की इसको ऑफ़र करा तो कोई सब मना करती है कि नहीं खाना। फिर हमने कहा मेरे पास पैसे हैं, पैसे से खाऊंगी, और सामान भी काफ़ी है, तो हम ये चाहते हैं कि चोरी वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि रात में कई ऐसा उठाई गिरे वगैरह आते हैं, तो कल को कुछ हो जाए तो सर हम आस पड़ोस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि आपने ध्यान नहीं रखा। तो हम यही चाहते हैं प्रेस वालों से, मीडिया वालों को, कि जहाँ पे भी ये व्यवस्था कर सकते हैं। लेडीज़ है, एज में भी है। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के लोकार्पण के साथ 400 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पुष्कर में मोदी के नाम पर झांसा देकर जुटाई भीड़, साधु संतों, पुरोहितों और लोगों से संवाद तो दूर, पुष्कर का नाम तक नहीं लिया मोदी ने। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 400 करोड़ की विकासशील परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर चौक में पुष्करवासियों के साथ साधु संतों और नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। हद तो तब हो गई जब मोदी ने पूरे संबोधन के दौरान ना तो साधु संतों न पुष्करवासियों से कोई बात की, और तो और पुष्कर का नाम तक नहीं लिया। पुष्कर के कार्यक्रम प्रभारी पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 2 दिन पहले ही समस्त संत महंतों, साधुओं और पुष्करवासियों को यह कहकर आमंत्रित किया था कि केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आप सब लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो पुष्कर का नाम तक नहीं लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनिता बघेल, नागौर के पूर्व सांसद CR चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी, अजमेर देहात भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, नसराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व प्रदेश महामंत्री वीरमदेव सिंह, अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित कई नेता मौजूद रहे।
पीएम मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। केदारनाथ धाम पहुंचकर बाघंबर वस्त्र चढ़ाए। यहां उन्होंने षोडशो पूजन किया। दूध, दही, मधु आदि चीज़ों से बाबा केदारनाथ की पूजा की गई। केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। जैसा अभी आपने देखा, पवित्र केदारनाथ की भूमि से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आदि शंकराचार्य जी की समाधि के जीर्णोद्धार के काम को हाथ में लिया और उसको पूरा किया, आज हम सब लोगों ने पूरे देश के हर कोने से वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम को सुना। पवित्र पावन तीर्थराज पुष्कर की इस भूमि पर आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी शंकर जी, विधायक हमारे सुरेश जी, अनीता जी, देवनानी जी, हमारे सांसद भागीरथ जी, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी साहब, भाई वीरम जी, माधोराम जी। यहाँ पर मैं सबसे पहले भाई सुरेश जी को, कमल पाठक जी को, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को और जिलाध्यक्ष जी को खासतौर पर धन्यवाद दूंगा कि इस पवित्र भूमि पर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और जैसा हमने देखा कि जिस तरीके से लोगों ने महसूस किया कि जिस तरीके से आदि शंकराचार्य जी ने देश को धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना से युक्त किया, उसी तरीके से अनेक नवाचारों के जरिए, चाहे मन की बात हो या पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास हो, पूर्वोत्तर से भारत जुड़े कैसे, पर्वत से भारत जुड़े कैसे, मरुस्थल से मजबूती देश को मिले कैसे, ऐसे सब नवाचार प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि देश की आध्यात्मिक शक्ति को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार किया। ये भारत की ताकत है, योग की ताकत है, अध्यात्म की ताकत है। और जो संदेश शंकराचार्य जी ने दिया कि जात पात धर्म पंथ मजहब ऊपर से उठकर मानवता का धर्म ये श्रेष्ठ धर्म है। और मुझे लगता है कि समाज, देश और मानवता के लिए शंकराचार्य जी का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन आज साधुवाद के पात्र, अभिनंदन के पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश के स्वाभिमान को ऊंचाइयां दी, विज्ञान और अध्यात्म का एक समन्वित रूप आप समक्ष के रखा और देश को परमाणु से, ऊर्जा से युक्त भी रखा। बुनियादी विकास को जो गति दी, बहुत सामान्य चीजें थी, जनधन का खाता, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, जो आगाज किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी होगी और भारत आरोग्य से युक्त होकर, और इस दीपावली के अवसर पर जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिखाया और दिया कि दीपावली के इस पावन पर्व पर आज खासतौर पर रामा श्यामा के दिन पूरे जैसे राजस्थान के लोग भी आज इस पवित्र भूमि के दर्शन करने आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हमें तीर्थराज पुष्कर में ये समय बिताने का अवसर मिला, भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला। आप सबके जीवन के यश की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। की इस धरती पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को पूरे राजस्थान ने और पूरे देश ने सुना है। केदारनाथ जी की इस पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री की गूंज और खास तौर पर शंकराचार्य जी की समाधि का जीर्णोद्धार और उसके बाद शंकराचार्य जी के जन्म स्थान से लेकर शंकराचार्य जी के प्रवास के जितने स्थान थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की एकता और अखंडता को मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारी संत शक्ति के पुरोधा आदि भगवान शंकराचार्य जी पुष्कर पधारे और राजस्थान को ये सौभाग्य मिला कि हमने केदारनाथ की भूमि से प्रधानमंत्री जी का संबोधन जीवंत रूप से सुना। आप सब जानते हैं कि भारत की धरती सनातन परंपरा की धरती और किसी कालखंड में
इस धरती पर जिस तरीके से देश के अध्यात्म पर, संस्कृति पर, इतिहास पर आक्रमण हुआ, लेकिन भारत एक बार फिर से खड़ा हुआ और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश में चाहे नवाचार के जरिए, चाहे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के जरिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की और जो जन जागरण का काम हाथ में लिया, उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अध्यात्म को, देश के इतिहास को, संस्कृति को, विरासत को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि दुनिया भारत के उस अध्यात्म की ताकत को मानने और समझने लगी है। 21 जून विश्व योग दिवस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दुनिया के देशों में भारत की अहमियत बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए देश को एक सूत्र में पिरोया, प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर की चिंता करते हैं, पर्वत की चिंता करते हैं, दक्षिण के समंदर की चिंता करते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान की चिंता करते हुए समग्र रूप से भारत के नक्शे को मजबूत करने के लिए वो आह्वान करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग मोदी युग में हैं, जिस युग में इस समय देश के बुनियादी विकास को गति मिली है और देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ है। पुष्कर को लेकर आप कोई मांग करेंगे मोदी जी से? देखिए, पुष्कर ये तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ निगाह की है तो इसका मतलब कहीं न कहीं भविष्य के गर्भ में पुष्कर का भविष्य भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं उनकी निगाहें निश्चित रूप से यहाँ है। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर मनाया गया अन्नकूट प्रसाद महोत्सव। दुआ और दवा से जीवन दान मिलता है, चंपालाल महाराज। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राजगढ़ मसानिया भैरव धाम पर अन्नकूट प्रसाद का बाबा भैरव व मां कालिका को भोग लगाकर गुरुदेव चंपालाल महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से यह महोत्सव आयोजित नहीं किया जा रहा था, इसलिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर गुरुदेव चंपालाल महाराज ने अपने दीपावली संदेश में सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि आने वाला साल सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहें। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते रहें। अंधविश्वास से दूर रहते हुए किसी भी बीमारी में आवश्यक चिकित्सा लेते रहें। देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान भैरवनाथ से और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल अच्छा रहे, शुभ रहे, सब कुशल रहे, मंगल रहे और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी स्वस्थ रहे। साथ ही जो कोरोना काल पिछले साल महामारी बहुत चली थी, अभी भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और अभी जो डेंगू की बीमारी चल रही है, आपको अगर बुखार आती है, परिवार में ऐसी कोई बात होती है तो आप किसी के चक्कर में नहीं पड़े, अंधविश्वास में नहीं पड़े और तुरंत आपको दवाई लेनी है। दवा और दुआ दोनों मिल जाए तो इंसान को जीवनदान मिल जाए। आज राम का दिन है और बड़े हमारे गाँव के आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं, सबको भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमेशा चाहिए, ऐसा लिखता है, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम से वर्चुअल कार्यक्रम में शरीक होने पुष्कर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा नेताओं के संग ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना। शुक्रवार को केदारनाथ धाम से पुष्कर के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जयपुर से पुष्कर पहुंचे। हालांकि वर्चुअल संवाद तो नहीं हुआ, सिर्फ संबोधन ही सुनने को मिला। पुष्कर पहुंचे भाजपा नेताओं ने लगे हाथों पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर अपना धार्मिक पर्यटन भी पूरा कर लिया। सतीश पूनिया और भाजपा नेताओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कर आरती में भाग लिया। वहीं सभी भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने भी पहुंचे, जहां तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र तिवारी ने सभी नेताओं को सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, अजमेर देहात भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, नसराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व प्रदेश महामंत्री बीरमदेव सिंह, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, नगर पालिका पुष्कर अध्यक्ष कमल पाठक आदि मौजूद रहे।
दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज का पर्व मनाया बड़े श्रद्धा और उल्लास से। भाइयों ने बहनों के घर जाकर कराया तिलक, बहनों को दिए उपहार और रक्षा का वचन। दीपोत्सव यानी दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज का पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है। शनिवार को देश भर में भाई दूज का पावन पर्व मनाया गया। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर बहनों से तिलक कराकर उन्हें उपहार और रक्षा का वचन देते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यमदेव को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। तब से ही भैया दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन कल्याण और समृद्धि के लिए भाई को अपनी बहन के घर जाकर तिलक कराना चाहिए और उनके साथ भोजन करना चाहिए। इससे बहन भाई के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव का संचार बना रहता है। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर हाथों पर कलावा बांधा और नारियल मेवा मिष्ठान देकर उनको उपहार प्राप्त किए। बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ खाती पीती नहीं है, फिर उनके तिलक विलक करके आरती वारती करके फिर उनके कला वला बांध के फिर उनके दूज करते हैं। भाई दूज अपने भाइयों की मनोकामना के लिए मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक, कुमकुम और रोली मोली से शुभ टीका करती है और नारियल वगैरह दे करके उनकी मंगल कामना करती है लंबी उम्र की। इसलिए भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज आती है दिवाली के तीसरे दिन। इसे सभी बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामना के लिए मनाती है। कोरोना पैंडेमिक के बाद शहर में पहला मनोरंजक शो कल से जवाहर रंगमंच पर 7 से 14 नवंबर तक रोज 3 शो में होगा मॉडर्न मैजिक शो, मॉडर्न मदारी का आयोजन। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से जहां सभी थिएटर, सिनेमा हॉल व मनोरंजक साधनों पर प्रतिबंध लगा रहा, वहीं अब जैसे जैसे हालात सुधरने लगे हैं, मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहे हैं। इसी को लेकर पैंडेमिक के बाद शहर में पहला मनोरंजक शो 7 नवंबर से जवाहर रंगमंच पर शुरू होने जा रहा है। मॉडर्न मदारी के नाम से आयोजित किए जा रहे इस डैजलिंग शो में देश के जाने माने कलाकार अपनी जादुई कला और हिप्नोटाइजिंग, माइंड रीडिंग और एंटरटेनिंग से लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसके लिए खासतौर से मुंबई से रविंद्र कुमार, बेस्ट हिप्नोटिस्ट एंड मेंटलिस्ट और एशिया की सबसे यंगेस्ट माइंड रीडर चेतना जसपाल व इंडिया के बेस्ट साइंस एंटरटेनर अरुण गौड़ अजमेर आ रहे हैं। शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शो के आयोजक मनवर खान और शबाना खान ने बताया कि यह शो जवाहर रंगमंच पर 7 से 14 नवंबर तक प्रतिदिन 3 शो में आयोजित होगा। शो में 200 से लेकर 400 रुपये तक का टिकट रहेगा। पूरे 2 घंटे तक दर्शक एंटरटेनिंग के साथ साथ थ्रिलिंग और डिजलिंग का अनुभव कर पाएंगे। शो को प्रायोजित कर रहे हैं तनिष्क ज्वेलर्स। जैसा कि अब आपको सबको रविंद्र सर ने बताया कि हम लोग एक मॉडर्न मैजिक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम मॉडर्न मदारी है, जो कि 7 तारीख से यानी कि कल से आप लोगों के लिए 14 तारीख तक अवेलेबल रहेगा, जिसमें हमने 3 शो रखे हैं पब्लिक के लिए। पहला शो 1 बजे होगा, दूसरा शो 4 बजे होगा और तीसरा शो शाम को 7 बजे होगा। इसके जो हमने टिकट प्राइसिंग रखे हैं बहुत नॉमिनल हैं। जो सबसे पीछे वाली कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी है, वो हमने रखी है 200 रुपये की, उसके बाद 300 रुपये है और फिर 400 रुपये हाईएस्ट इसकी रेट है। और ये शो जो आपको बताया जा रहा है, ये पूरा फैमिली एंटरटेनिंग शो है। इसमें बच्चे, यंग्स, एजेड सब लोगों के लिए हमने एक ऐसा कॉम्बो बनाया है कि अब जब आप वहाँ पर जब आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नई चीज़ फील की है वहाँ पर। आपने आज तक जादू देखा होगा, बहुत सारे जादूगर आते हैं, करते हैं, लेकिन हमने जो शो डिज़ाइन किया है वो अपने आप में एक यूनिक शो है। जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आपने जो पैसे खर्च किए थे वो आपके पूरे वसूल हो चुके हैं। कब से कब तक होने वाला है कहाँ? ये शो 7 तारीख से 14 तारीख तक आपके स्थानीय अजमेर जवाहर रंगमंच में होने वाला है। और टिकट के बारे में बता ही चुका हूँ मैं, शो के बारे में डेट भी बता दिए। और अगर ये शो अच्छा रहता है, आप लोगों के रिस्पांस अच्छे मिलते हैं, तो शायद हो सकता है कि हम आगे भी इसको एक्सटेंड कर दें। लेकिन 7 तारीख से 14 तारीख तक हम अजमेर में अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। तो आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि आप सबको ये गुड न्यूज़ देना था कि हम लोग आपके शहर अजमेर में 7 नवंबर से 14 नवंबर एक यूनिक मैजिक शो लेके आ रहे हैं। यूनिक मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मॉडर्न मैजिक है। आपने आज तक जो कुछ भी देखा इस शो में वैसा कुछ नहीं है, उससे कुछ अलग, कुछ हटके बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं। जैसे कि किसी का दिमाग पढ़ना, किसी के सोचे हुए प्रश्न को बताना, किसी को हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज करके उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैजिक करना कि अभी 5 मिनट पहले वो लंगड़ाता हुआ चल के आए और उसके वजह से महसूस हो कि उसके पंख लग गए। कहने का मतलब ये है कि किसी का डर, वहम, ये सब चीज़ें निकालना। और ये सब चीज़ें आप क्विकली वहीं स्टेज पे देखेंगे, कैसे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे मॉडर्न मैजिक होता है, माइंड रीडिंग होती है, हिप्नोसिस होता है। और इसके अलावा कुछ इसमें हमने वियर्ड एलिमेंट रखा है। वियर्ड मतलब कुछ स्कैरी मैजिक भी होगा इसमें, कि कैसे कुछ चीज़ें अपने आप मूव करती हैं, हिलती हैं, और ये सब किसी भी तरीके से आपने पहले देखा नहीं होगा।
सिर्फ सुना होगा या देखा होगा तो कभी इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूब वगैरह या चैनल्स पे देखा होगा। अजमेर की जनता को क्या मैसेज देना? अजमेर की जनता को हम सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के लिए नया एंटरटेनमेंट सर्व करना चाहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ आएँ और हौसला अफजाई करें हमारी, और इस शो को एंजॉय करें। आप लोगों के लिए है और हम भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आए। 7 से 14 तक हम यहीं पर हैं। क्या शेड्यूल रहेगा आपके शोज का? क्या शेड्यूल? हमारे दिन में 3 शो होंगे। पहले हम लोग 2 शो करने वाले थे, पर मुझे लगा कि शो इतना क्रिस्प और इतना इंटरेस्टिंग बन गया है कि हम दिन में 3 शो भी कर सकते हैं। तो 3 शो हैं। पहला शो 1 से 3, दूसरा शो 4 से 6 और तीसरा शो 7 से 9 से हूँ। और एक बार फिर हम कुछ नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इस बार जो होगा, मेरा जो एलिमेंट होगा वो मैजिक नहीं होगा, पर मैजिक से कुछ अलग होगा। इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसीज की बात करेंगे, वाइब्रेशंस की बात करेंगे, और जो इस बार आप यहाँ देखेंगे वो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए, ज्वाइन करिए हमें 7 से लेकर 14 तक के लिए जवाहर रंगमंच पर। रोडवेज बस के कंडक्टर ने मानवता के साथ दिया ईमानदारी का परिचय। ब्यावर से चढ़ी सवारी बस की सीट पर पर्स भूली, कंडक्टर ने पर्स में रखे मोबाइल से फोन कर परिचित को सौंपा पर्स। आज के कलयुग में ईमानदारी दूर दूर तक कम ही दिखाई देती है। वहीं एक रोडवेज के परिचालक शंकरलाल यादव ने ईमानदारी और मानवता का परिचय देते हुए बस में सीट पर पर्स भूलकर गए यात्री को पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। साथ ही दूसरे लोगों के सामने मिसाल भी पेश की। दरअसल ब्यावर से एक सवारी जयपुर जाने के लिए रोडवेज की बस में सीट पर पर्स रखकर जगह घेर रही थी। इसी दरमियान दूसरी बस उससे पहले जाने लगी तो वह सवारी उस बस में चढ़ गई। बाद में उन्हें ध्यान आया कि पर्स तो वह दूसरी बस में ही भूल गए। ऐसे में निराश इधर उधर पूछताछ करते उससे पहले ही परिचालक शंकरलाल यादव का फोन उनके परिचितों के पास पहुंचा, जिसमें उसने बताया कि आपके रिश्तेदार यह पर्स इस रोडवेज बस में भूल गए हैं, या तो वह कल मुझसे पर्स ले लें या अजमेर पहुंचने पर कोई रिश्तेदार या परिचित हो तो उसे मेरे पास भेज दें, जिसे मैं पर्स सौंप दूं। ऐसे में पर्स भूले यात्री के रिश्तेदार पीयूष बंसल ने अजमेर बस स्टैंड पहुंचकर परिचालक शंकरलाल यादव को पहचान बताकर उनसे पर्स ले लिया। उन्होंने बताया कि आज के समय में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। उनके मुताबिक पर्स में ज्वेलरी, कैश के साथ मोबाइल फ़ोन भी था, जो सभी सही सलामत मिला है। सर गाड़ी मेरी ब्यावर से लगी थी, जयपुर के लिए जानी थी। तो जैसे ही इनकी सवारी अंदर बैठ गई थी, पास में जोधपुर से एक गाड़ी आई और ये और पहले आके बोले मैं पहले जा रहा हूँ, तो सवारियाँ उतर के निकल गई। हम थोड़ी दूर आगे आए तो सीट पे बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने बस में आवाज़ लगाई वो किसी भाई का पर्स है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस चीज़ की मैंने हेडक्वार्टर ब्यावर भी फ़ोन किया, तो बोला कोई आएगा तो हम बता देंगे। फिर मैंने देखा तो इसमें एक फ़ोन था जिस पे इसके पापा जी के नाम से नंबर लिखे हुए थे। उन पे मैंने कॉल किया और बताया कि आपका पर्स मेरी गाड़ी में रह गया है, या तो आप कल 1 बजे मेरे से ले लेना, या कोई अजमेर लेने वाला हो तो उनको भेज दो। तो ये भैया आके ले गए। इस चीज़ से मैं बहुत खुशी हुई कि मैंने इनका सही सलामत सामान पहुँचा दिया। क्या हुआ था? ब्यावर से एक्चुअली जो हमारे रिलेटिव हैं उनको बस में सीट रोकने के हिसाब से उन्होंने अपना पर्स गाड़ी में रख दिया सीट रोकने के लिए। फिर जब तक दूसरी बस आ गई उन्होंने बोला पहले हम जाएंगे अजमेर, तो उन्होंने उस बस की जगह दूसरी जो बस आई उसमें बैठने के लिए चले गए। वहाँ गए तब उनको एहसास हुआ कि उनका जो पर्स था उसी गाड़ी में रह गया। जब तक ये भाई साहब की बस रवाना हो गई, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने इसमें फ़ोन जो रखा था उस पर से नंबर निकाल के कॉल किया कि आपका बैग इसमें रह गया है, मैं कल वापस आऊँगा जयपुर से, तब आपको हैंड ओवर कर दूँगा, या रास्ते में अगर आपका कोई रिलेटिव हो या आप करेक्ट कर सको तो आप करवा लेना। तो आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह की, अदरवाइज़ तो पर्स में कीमती सामान भी है, दिवाली के हिसाब से सब कुछ भी था। इसमें कुछ ज्वेलरी है, कुछ कैश भी है, हाँ जी, और एक फ़ोन भी है। हाँ, फ़ोन भी है, ज्वेलरी थी, कैश था, तो सारा कुछ सही सलामत इन्होंने हमारे हवाले कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।